गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग फिजिक्स में क्लास 7 का जो फिजिक्स है उसमें हम लोग मोशन और टाइम पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग समय मतलब स्लो एंड फास्ट तक पढ़ लिया था। उसके बाद आता है टर्म स्पीड। स्पीड के बारे में देखते हैं। स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी बॉडी द्वारा, किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, मतलब 1 सेकेंड में या 1 मिनट में या फिर 1 आवर में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट का स्पीड बोलते हैं। क्लियर? तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितने देर में? यूनिट टाइम में। अगर टाइम, यूनिट टाइम का मतलब होता है जिस यूनिट में रखा हुआ है उसका एक। अगर टाइम सेकंड में है तो 1 सेकंड में, अगर टाइम मिनट में दिया हुआ है तो 1 मिनट में, और अगर टाइम आवर में दिया हुआ है तो 1 आवर में। जो डिस्टेंस कवर करता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट का स्पीड बोलते हैं। स्पीड का ऐसा यूनिट होता है क्या है? मीटर पर सेकंड। अच्छा, ऐसा यूनिट निकालने के लिए हम लोग इसमें फॉर्मूला में भी कर सकते हैं। जैसे देखो, हर एक का अलग अलग यूनिट डाल दो और उसके बाद हम लोग क्या करें, उसमें उसका कैलकुलेशन करके आ जाएगा। जैसे देखो, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। और टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड। तो ये क्या हो? मीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग मीटर, और इसको बाई बोलते हैं मीटर पर सेकेंड। इसको क्या पढ़ते हैं? मीटर पर सेकेंड। इसको यहाँ पर लिख दिए, ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। अब होता है डिस्टेंस। इसी से फॉर्मूला से हम लोग डिस्टेंस निकालना होगा तो क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। देखो, स्पीड इंटू टाइम आ गया। इसी तरह से टाइम अगर निकालना होगा तो क्या होगा? ये टाइम इधर रह जाएगा, ये डिस्टेंस बाय स्पीड। इस तरह से जो भी आएगा कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग उसको कर सकते हैं। अब स्पीड पढ़ने के बाद आता है क्या? यूनिफॉर्म मोशन। मोशन के आधार पर, सॉरी, स्पीड के आधार पर मोशन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 2 पार्ट में। अब होता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं? तो ऐसा मोशन जिसमें स्पीड का वैल्यू क्या रहता है? फिक्स रहता है। स्पीड का वैल्यू क्या रहता है? फिक्स रहता है। अगर मतलब सेम है तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। अगर स्पीड का वैल्यू चेंज होता है, अगर स्पीड का वैल्यू क्या होता है? चेंज होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, then its motion is called uniform motion। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। जब स्पीड कांस्टेंट रहे, मतलब फिक्स रहे, स्पीड चेंज नहीं करता है। अगर 5 मीटर से जा रहा है और उसका स्पीड हमेशा 5 मीटर पर सेकेंड ही रहता है, यहाँ पर भी ए पर भी 5 मीटर पर सेकेंड है, बी पर भी 5 मीटर पर सेकेंड है, और सी पर भी 5 मीटर पर सेकेंड है। यह अगर टाइम, मतलब स्पीड चेंज नहीं होता है, हर एक पॉइंट पर, जितना भी पॉइंट पर जाता है उसका स्पीड क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड है। इसका मोशन क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म मोशन। इसी तरह से नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, if the speed of the object is not constant, if the speed of the object is not constant, then the motion is called non uniform motion। मतलब ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, ऐसे फिक्स नहीं रहेगा। इसी का सेम है, यहाँ पे बस लिख देना है क्या? नॉट कांस्टेंट। यहाँ पर इज कांस्टेंट है ना, यहाँ पे इज नॉट कांस्टेंट, तो हम लोग क्या लिख देंगे उसको? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ गया? स्पीड नॉट कांस्टेंट, स्पीड नॉट कांस्टेंट। इसमें स्पीड का वैल्यू चेंज करेगा। मान लो कि पहले 5 था, अब 10 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 8 हो गया। इस तरह से बदलते जाता है उसका स्पीड। अगर टाइम टू टाइम क्या होता है? चेंज होता है। उसको क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसके बाद एवरेज स्पीड।
एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, बाय एन मूविंग ऑब्जेक्ट, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ये होता है टोटल डिस्टेंस, मतलब जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको अगर, और उसको जाने में, ट्रेवल करने में जितना टाइम लगा है उससे अगर डिवाइड करते हैं तो हम लोग क्या मिलता है, एवरेज स्पीड मिलता है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है क्या, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, मतलब टोटल डिस्टेंस जो कवर किया है, ट्रेवल किया है, अगर उसको हम, और ट्रेवल करने में जितना टाइम लगा है अगर उससे हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिलता है, एवरेज स्पीड। डिफिनेशन लिखा चुके हैं, एवरेज स्पीड खत्म। अब आता है मेजरमेंट ऑफ टाइम। मेजरमेंट ऑफ टाइम, तो हम लोग टाइम को कैसे मेजर करते हैं, क्लॉक से। यहाँ लिखो, इट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ, टाइम इज मेजर्ड with, time is measured with कैसे, क्लॉक और वॉच। टाइम इज मेजर्ड विथ क्लॉक और वॉच। टाइम को किससे मेजर करते हैं, क्लॉक या सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, सिंपल पेंडुलम में एक रिजिड सपोर्ट होता है, उससे एक थ्रेड लटकते रहता है और वो थ्रेड के नीचे एक बॉब रहता है। क्या रहता है, बॉब। ये मेटालिक होता है, मेटालिक बॉल होता है, बॉल की तरह का शेप रहता है, उसमें इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉब। अब ये क्या करता है, तो ये अपने आगे और पीछे एक मोशन करता है, टू एंड फ्रो मोशन, ऐसे इस तरह से हिलते रहता है। अगर इसको एक बार हिला दें तो क्या करेगा वो, ऐसे इस मोशन में हिलते रहता है, ऐसे मूव करता है। तो अब ऐसे मूव करेगा तो एक पोजीशन यहाँ होगा, दूसरा पोजीशन क्या होगा, यहाँ होगा, इस तरह से मूव करता है। बॉब का मूवमेंट इस तरह से होता है। तो सिंपल पेंडुलम जो मोशन करता है उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। कौन सा मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, मतलब टू एंड फ्रो मोशन, मतलब आगे और पीछे मोशन, अबाउट इट्स मीन पोजीशन। अच्छा, ये जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये पोजीशन जो होता है क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। और ये वाला जो पोजीशन होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम। ये होता है एक्सट्रीम पोजीशन, और एक्सट्रीम पोजीशन दोनों तरफ होता है, ये वाला और ये वाला, इसको भी क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। सिंपल पेंडुलम का कंस्ट्रक्शन आ गया। सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, सिंपल पेंडुलम में एक रिजिड सपोर्ट होता है, उससे एक थ्रेड लगा रहता है जिसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग, और नीचे एक मेटालिक बॉल रहता है जिसको क्या बोलते हैं, बॉब। क्या बोलते हैं, बॉब। ये सिंपल पेंडुलम का कंस्ट्रक्शन हो गया। अब सिंपल पेंडुलम से पढ़ने के लिए हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमको इससे कुछ मोशंस के बारे में पढ़ना होता है। जैसे अब यहाँ से आता है ऑसिलेटरी मोशन। कौन सा मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है, द टू एंड फ्रो मोशन, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के
मतलब मीन पोजीशन के आगे और पीछे जो मोशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। लिखवा चुके हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन सबको समझ में आ गया। टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पॉइंट, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के आगे पीछे जो मोशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हमको लगता है समझ में आ रही होगी। अच्छा, अब जब ये ऑसिलेट करता है तो इसको हम लोग कब बोलते हैं कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। और तो कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए क्या रूल्स है, कैसे हम समझते हैं कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया है, कैसे हम गिनेंगे कितनी बार ऑसिलेट किया है कोई बॉल या बॉब, फिर उसका टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, मतलब एक ऑसिलेशन में कितना समय लगता है उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। एक कंप्लीट ऑसिलेशन कैसे होता है वो हम लोग देखते हैं। वन कंप्लीट ऑसिलेशन, वन कंप्लीट ऑसिलेशन, वन कंप्लीट ऑसिलेशन क्या होता है, एक पूरा ऑसिलेशन कब बोलते हैं। तो एक पूरा ऑसिलेशन करने के लिए बॉब को मतलब घूम करके आ जाए और उसी पोजीशन पर आ जाए, जिस पर पहले था उसी पोजीशन पर आ जाए, और साथ में उसका जो डायरेक्शन जैसे था, जिस मोशन का डायरेक्शन पहले था वही अगर डायरेक्शन भी आ जाए तब हम लोग क्या बोलते हैं उसको, कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। जैसे देखते हैं यहाँ पर ये बॉब मान लो कि यहाँ मीन पोजीशन से ऐसे चलना स्टार्ट किया, ऐसे गया यहाँ से यहाँ पहुंच गया एक्सट्रीम पोजीशन पर जाने के बाद अब आगे तो जाएगा नहीं क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन वही है। अब वहां से फिर वापस आता है यहाँ पर पहुंच गया, देखो पुराने जगह पे तो पहुंच गया, लेकिन क्या हुआ कि डायरेक्शन यहाँ पर सेम नहीं है, क्योंकि अभी डायरेक्शन किधर की तरफ है, इस तरफ है, और यहाँ पर जब पहुंचा है फिर वापस आया है तो डायरेक्शन इस तरफ है। इसका मतलब ये क्या हुआ, इस सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो ये अभी तक ऑसिलेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए फिर से जाएगा ऐसे, और फिर यहाँ से जब वापस आएगा उस समय देखो सेम पोजीशन पर तो आ गया, जहां से चला था वहां पहुंच गया, ठीक है भाई, ये आधा तो कंप्लीट हो गया। दूसरा देखते हैं कि डायरेक्शन सेम है, हाँ तो डायरेक्शन भी सेम है, इसका मतलब इधर की तरफ जा रहा था अभी भी इधर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब अब कंप्लीट ऑसिलेशन हुआ। कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए देखो कितनी बार लाइन खींचना पड़ता है, इसको हम कब करते हैं समझते हैं। कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए देखो यहां से ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया यहां तक, फिर ऐसे आया, मतलब ऐसे, तब इसको बोलते हैं क्या, कंप्लीट ऑसिलेशन। समझ में आ गया, वन कंप्लीट ऑसिलेशन। अब इसको ट्रेवल करने में, इसको कवर करने में, इतना डिस्टेंस ऑसिलेट करने में जो टाइम लगा उसको क्या बोलते हैं, उस पेंडुलम का टाइम पीरियड। तो वन कंप्लीट ऑसिलेशन समझ में आ गया, लिखा चुके हैं। अब आता है टाइम पीरियड। अच्छा, to complete one complete oscillation the time taken is called time period। मतलब the time taken to complete one complete oscillation, एक oscillation complete करने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। क्लियर। अब टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो तुम्हारे नोट्स में मिस है, उसको थोड़ा सा लिख देना। टाइम पीरियड इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन। नोट्स को सुधार लेना, नोट्स में गलती है यहाँ पर नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऊपर हो गया है, टाइम टेकन नीचे हो गया है, और टाइप करते समय मिसप्रिंट हुआ है, इसको सही कर लेना। टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम टेकन बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन। जिसे आप टाइम टेकन निकालना है, एक क्वेश्चन देखते हैं। टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला होता है, उससे भी निकाल सकते हैं। देखो अब क्वेश्चन देखते हैं। अ पेंडुलम
completes 120 oscillations in 2 seconds. In 20 seconds. Then find the time period of pendulum. अब कह रहा है क्या कि एक पेंडुलम है जो 120 बार ऑसिलेशन करता है, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना है गिवन दैट, सॉल्यूशन जब करते हैं सॉल्यूशन गिवन दैट जो जो दिया रहता है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, गिवन दैट नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इज इक्वल टू कितना है 120, टाइम टेकन लगा समय इज इक्वल टू कितना है 20 सेकेंड। तो टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला ये होता है, और टाइम पीरियड जब निकालेंगे तो टाइम टेकन कितना है 20/120, कितना हो गया 1/6 सेकेंड, 1/6 सेकेंड का मतलब टाइम पीरियड क्या आ गया 1/6 सेकेंड। मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना लगता है 1/6 सेकेंड। अच्छा, इसको हम लोग फॉर्मूला से देख लिया, अब हम देखते हैं ऐसे भी निकाल सकते हैं यूनिटरी रूल से। यूनिटरी रूल से क्या करते हैं कि देखो 120 को कवर करने में कितना देर लगा, हमको एक ऑसिलेशन में टाइम निकालना है, उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं। तो 120 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना समय लगा है 20 सेकेंड। तो 1 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना लगेगा 20/120, देखो सेम आ जाएगा वैसे आगे ना 1/6। इसका मतलब क्या है कि 1 ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है वो अगर हम निकाल लें तो हमको क्या निकल जाएगा टाइम पीरियड निकल जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब टाइम पीरियड के बाद आता है क्या है, आता है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है देख लेते हैं। टाइम टेकन सॉरी टाइम पीरियड जो होता है, तो टाइम पीरियड के अपोजिट को मतलब रेसिप्रोकल को, टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो अब टाइम पीरियड हम लोग जो पढ़े हैं इन टाइम पीरियड जो हम लोग पढ़े हैं, टाइम पीरियड क्या पढ़े कि 1 कंप्लीट ऑसिलेशन में जितना टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं टाइम पीरियड। अब ये होता है इसका उल्टा कि एक ऑसिलेशन में सॉरी 1 सेकंड में जितना बार ऑसिलेट करता है, 1 सेकंड में जितनी बार ऑसिलेट करता है कोई भी पेंडुलम उसको क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। मान लो कि 1 सेकंड में 10 बार कर रहा है ऑसिलेट कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना है 10 है, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है 10 हर्ट्ज है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1 बाय टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाय टाइम पीरियड। अच्छा, तो टाइम पीरियड का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ, उसी का उलट देना है ना, नंबर ऑफ ऑसिलेशन बाय टाइम टेकन। अच्छा, इसका यूनिट जो होता है ऐसा यूनिट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हर्ट्ज, HERTZ हर्ट्ज, इसको शॉर्ट में लिखते हैं HZ। क्लियर? ये होता है टाइम पीरियड, जानते भी हैं पहले से ही, पर और पढ़ लेते हैं। ओडोमीटर it is used to measure distance
covered means it is used to, it is a device which is used to measure, it is a device which is used to measure distance covered by the vehicles डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल्स, मतलब गाड़ी द्वारा जो भी डिस्टेंस कवर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओडोमीटर। मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करता है उसको क्या बोलते हैं, ओडोमीटर। अच्छा, तो बाइक में जो किलोमीटर दिखाता है, कितना किलोमीटर चल चुका है गाड़ी, इतना किलोमीटर चल चुका है गाड़ी, हम अभी 10 किलोमीटर चल के आए हैं, वो किससे मेजर करते हैं, ओडोमीटर। कौन से मीटर से, ओडोमीटर से। अब इसी तरह से एक होता है स्पीडोमीटर। अच्छा, स्पीडोमीटर स्पीड को मेजर करेगा, नाम से ये स्पष्ट है। स्पीडोमीटर मतलब स्पीड को मेजर करने के लिए, जिसको यहाँ पर लिख देंगे, इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर स्पीड, इज कॉल्ड स्पीड ऑफ द व्हीकल्स, इज कॉल्ड स्पीडोमीटर। अब स्पीडोमीटर का जो ये होता है, क्या होते हैं, हाँ, बाइक में जो स्पीड कहते हैं 40 की स्पीड से जा रहा है, 60 के स्पीड से, हम 100 के स्पीड से ले जा रहे हैं, बच्चे बोलते रहते हैं सब। तो ये जो स्पीड जो होता है उसको जो मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है, बाइक में जो लगा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर। समझ में आ गया। अब स्पीडोमीटर के बाद अब लास्ट टॉपिक बचता है, एक ही नीट टॉपिक है, जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को पढ़ने के लिए सबसे पहले जो मैथ में हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं उसको पढ़ना होगा, उसको समझना होगा। इसमें दो एक्सिस होता है, एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे भी दो पार्ट होता है, एक होता है एक एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये क्या, पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये क्या, नेगेटिव वाई एक्सिस। और ये दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पर कट करता है उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ये सब आता होगा तुम्हें, ओरिजिन। अब इसी के आधार पर हम लोग को करना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ मतलब डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ हम लोग को पढ़ना है। अ ग्राफ व्हिच represents the distance traveled by object। एक ग्राफ जो क्या करता है, डिस्टेंस ट्रेवल को बताता है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। एक ऐसा ग्राफ जो रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ट्रेवल को टाइम के साथ, टाइम का और डिस्टेंस का जो रिलेशन होता है उसको हम लोग ग्राफ के थ्रू दिखाते हैं, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अच्छा, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको दो एक्सिस चाहिए, एक तो होना चाहिए टाइम एक्सिस, नाम से ये स्पष्ट है, और एक होना चाहिए डिस्टेंस एक्सिस। तो टाइम एक्सिस को हमेशा टाइम ग्राफ में टाइम को हमेशा किधर लेते हैं, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और डिस्टेंस को हमेशा वाई एक्सिस के लॉन्ग। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ जैसे देखो, अब हम एक टेबल बनाते हैं, उसके हिसाब से उसमें हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं, कैसे कर। एक टेबल दिया हुआ है, मान लो ऐसे, इसमें है इस तरह से दिया हुआ है, टाइम इन सेकेंड, डिस्टेंस इन मीटर। ये कह रहा है क्या कि जब टाइम 0 था तो 0 पर रुका हुआ था ऑब्जेक्ट, जब टाइम 5 मिनट 5 सेकंड हो गया, 5 सेकंड के बाद ये कहां पर पहुंच गया, 10 मीटर के डिस्टेंस पर पहुंच गया। जब 10 सेकंड हो गया तो ये कहां पहुंच गया, 20 मीटर के डिस्टेंस पर पहुंच गया। जब टाइम 30 सेकंड हो गया तो ये कहां पहुंच गया, 60 मीटर पर सेकंड, 60 मीटर पर पहुंच गया। इसको हम लोग ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं। ये टाइम 0 और डिस्टेंस भी 0, तो ये पॉइंट है 0 0, टाइम भी 0 और डिस्टेंस भी 0। दूसरा क्या कह रहा है, 5 10 50 20 25 30।
इधर क्या हो गया 10 20 30 40 50 50 60 तक है डिस्टेंस। इधर डिस्टेंस है इन मीटर, टाइम क्या है सेकेंड में है। अब जैसे देखो जब टाइम 0 तो 1 पॉइंट यहाँ पर मिल गया। जब टाइम 5 सेकेंड भाई चलो 5 सेकेंड, तो डिस्टेंस समय कितना है 5 सेकेंड को ऊपर जाओ और डिस्टेंस को इधर जाओ, ये पॉइंट पर कट कर रहा है। जब टाइम 10 सेकेंड, चलो भाई 10 सेकेंड पे पहुंचे और उधर डिस्टेंस कितना हो जाता है तो 20 को इधर बढ़ाओ 10 को इधर बढ़ाओ, जहाँ पर कट गया ये पॉइंट, ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है 1 2 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट 30 चलो यहाँ पर, तो 30 को ऊपर की तरफ बढ़ाओ और 60 को इधर बढ़ाओ जहां पर कट किया। इस तीनों पॉइंट को हम लोग मिलाते हैं, थोड़ा सा अल्टर हो रहा है। इसको जब ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे ना तो एकदम एग्जैक्ट आएगा। इस तरह से ये ग्राफ आ गया। अब जैसे ग्राफ ड्रॉ करना रहेगा तो जो पॉइंट दिया रहेगा इसे हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं कि डिस्टेंस इतना, टाइम जब इतना हो रहा है तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, इस तरह से हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा अब ये देखो ग्राफ का जब हम लोग इसमें क्या पढ़ते हैं कि स्लोप किसका वैल्यू देता है स्पीड का। तो स्लोप का जो फॉर्मूला होता है, स्लोप का जो फॉर्मूला होता है ये होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। इसका मतलब हो गया y हम यहाँ पर क्या लिए हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस 2 माइनस डिस्टेंस 1 बाई टाइम 2 माइनस टाइम 1। इस तरह से फॉर्मूला से बनाते हैं, लेकिन इतना हम लोग को पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। इसको बस ध्यान में रखते हैं। स्लोप का ये फॉर्मूला होता है। अब इसका स्लोप है, इसका मतलब स्लोप है तो स्लोप किसका वैल्यू देता है स्पीड का वैल्यू देता है। बस ये याद रखना है कि स्लोप किसका वैल्यू देता है स्पीड का वैल्यू देता है। समझने के लिए इसको हम लोग बहुत भी समझेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएगा, तुम लोग भी नहीं समझ में आएगा। तो बस स्लोप समझ लो कि स्लोप ढाल होता है और ये स्लोप कैसा है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है। स्लोप कैसा है स्ट्रेट लाइन। स्लोप दो तरह का होता है, कर्व भी हो सकता है। ग्राफ ड्रॉ करें ऐसा आ जाएगा, ग्राफ ड्रॉ करें ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाए, ऐसा आ जाए, तो ये सब कर्व हो जाएगा। तो कर्व जब भी होगा कब, जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। मोशन पढ़े हैं ना, जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो कर्व होगा और जब यूनिफॉर्म मोशन होगा तो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। तो पहला सेकंड पॉइंट क्या है स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ स्पीड। अच्छा अगर स्पीड क्या है कांस्टेंट है तो उसका स्लोप कैसा होगा स्ट्रेट लाइन होगा। अच्छा अगर स्लोप 0 है, जैसे देखो एक ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, इसी ग्राफ में हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। स्लोप किसका वैल्यू देता है स्पीड का वैल्यू देता है। अब दो ग्राफ है, ये कार ए का चला, कार ए का, और ये कार बी का। दो कार है ए और बी, दो कार है। तो उस एक का ड्रॉ किए तो ऐसा निकला, बी का ड्रॉ किए तो ऐसा निकला। तो अब किसका स्पीड ज्यादा है, तो अब देखेंगे कि स्लोप किसका ज्यादा है, ढाल किसका ज्यादा है। मान लो कि अगर हम ढाल क्या बोलते हैं एंगल, तो एक्स एक्सिस से ये एंगल बना और इधर बड़ा वाला का देखें तो ये एंगल बना, तो कौन सा एंगल ज्यादा है, तो ये एंगल ज्यादा है, तो इसका स्लोप ज्यादा है। जिसका स्लोप ज्यादा है उसका क्या होगा स्पीड ज्यादा होगा। इसका मतलब कार ए क्या है ग्रेटर स्पीड से चल रहा है, किसके रिस्पेक्ट में बी का। बोले कौन सबसे ज्यादा फास्ट चलता है, कार ए फास्ट चलता है कि कार बी फास्ट चलता है, तो हम लोग किससे कर लेंगे कि कार ए फास्ट चलता है क्योंकि उसका स्लोप क्या है ज्यादा है। अच्छा अब इसी में एक ग्राफ हम एक कार और जो है सो ऐसे चलता है, ऐसे चलता है कार सी है, कार सी है, कार सी है। जो कार सी है देखो यहां से जब तक यानी 8 सेकंड के बाद ऐसे
8 सेकंड तक तो चला है ठीक से स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से। इसके बाद यहाँ पर देखो ये एंगल तो ठीक है भाई, एंगल बनाया ज्यादा स्पीड से, लेकिन ये जो बीच वाला पार्ट है इसमें एंगल एक्स एक्सिस से बना ही नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस भी उसी पर और ये भी उसी पर, तो एंगल जीरो, मतलब स्लोप जीरो। स्लोप जीरो तो स्पीड जीरो, क्योंकि स्लोप किसका वैल्यू देता है, स्पीड का वैल्यू देता है। यहाँ स्लोप भी जीरो है तो क्या हो गया, स्पीड जीरो हो गया। बात समझ में आया? मतलब जब पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, जब ग्राफ कैसा हो, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस हो जाए, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इसमें है रेस्ट में, मतलब स्पीड जीरो है। स्पीड जीरो मतलब रेस्ट में ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, देखो 10 सेकंड के बाद, मतलब 8 सेकंड के बाद टाइम तो इस तरफ से बढ़ते जा रहा है, टाइम 10 हो गया, लेकिन ये डिस्टेंस देखो यहाँ पर था 35 मान लेते हैं, 35 है तो 35 पर रुका हुआ है, 8 पर भी 35 पर, 10 पर भी 35 पर, 15 जब हुआ तब भी 35 पर, 20 हो गया तब भी 35 पर। देखो डिस्टेंस ऊपर नीचे नहीं हो रहा है ना, डिस्टेंस ऊपर नीचे होता है ना, तो डिस्टेंस में चेंज होना ही हो रहा है, ये इतना ही तक आ रहा है। जहां तक इस इतना दूर के लिए ऑब्जेक्ट क्या है, इतना देर के लिए रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके डिस्टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, टाइम बदल रहा है लेकिन उसके डिस्टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, इतना से इतना तक रेस्ट में है ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब यहां से देखो नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब स्लोप निगेटिव हो गया। स्लोप क्या हो गया, निगेटिव। देखो ये एंगल एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ बनाया ना, ये अगर एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ, स्लोप निगेटिव, तो इसका मतलब क्या हो गया, स्लोप निगेटिव मतलब जिस पॉइंट से चला था उसी पॉइंट की तरफ ये आ रहा है, रिटर्निंग टू स्टार्ट, स्टार्ट की तरफ जा रहा है, जिधर से आया था उसी डायरेक्शन, मतलब स्पीड क्या कर दिया वो, निगेटिव, मतलब उल्टा डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दिया। क्लियर? स्पीड क्या किया, वो उल्टा डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया, जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसके उल्टा डायरेक्शन में यहां से चलना स्टार्ट कर दिया। क्लियर? तो यहां से यहां तक क्या हो गया, रेस्ट मतलब स्टेशनरी, यहां से यहां तक यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया ना? अच्छा, जब ग्राफ कैसा हो, कर्व हो, मतलब स्लोप फिक्स नहीं रहे, ये स्लोप फिक्स था ना इसका, कि ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है तो हर एक जगह 30 डिग्री बना रहा है। अगर अब ऐसा भी हो जाए कि क्या हो, इसका ग्राफ, इस देखो ये ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं कि एक कार ऐसा है, एक कार ऐसे चला, तो ये यूनिफॉर्म मोशन होगा, क्या होगा, यूनिफॉर्म, और ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। क्यों? क्योंकि देखो स्लोप का वैल्यू है इसमें, देखो स्लोप यहाँ पर जितना एंगल मापेंगे एक्स एक्सिस से, यहाँ भी एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दो, यहाँ भी माप लो, यहाँ भी एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दो, यहाँ भी माप लो, हर एक जगह क्या है, सेम वैल्यू क्या है, सेम है, तो इसलिए इसका स्लोप क्या होगा, सेम होगा। स्लोप सेम, स्लोप किसका वैल्यू देता है, स्पीड का, इसका मतलब स्पीड भी क्या है, सेम है, और स्पीड सेम है तो कौन सा मोशन बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। इसमें देखो यहाँ पर जब हम ड्रॉ करते हैं तो छोटा एंगल, यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो थोड़ा सा बड़ा एंगल, यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो इतना बड़ा एंगल, तो ये क्या है, देखो एंगल क्या है, हर एक जगह चेंज कर रहा है, इसका मतलब स्लोप चेंज हो रहा है, एंगल चेंज कर रहा है मतलब स्लोप चेंज कर रहा है, स्लोप चेंज कर रहा है इसका मतलब इसका स्पीड चेंज कर रहा है, और स्पीड जब चेंज करता है तो उसके मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? तो हम लोग इसमें क्या क्या कौन पॉइंट सब पढ़ लिए हैं, इसमें हम लोग पढ़ लिए हैं कि स्पीड जो होता है, मतलब स्लोप, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप किसका वैल्यू देता है, स्पीड का वैल्यू देता है। इफ द शेप ऑफ द ग्राफ स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन है ग्राफ का शेप तो किसका वैल्यू देता है, वो यूनिफॉर्म मोशन का। अगर कर्व आता है तो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। जब पैरेलल टू द टाइम एक्सिस होता है तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होता है, मतलब रुका हुआ होता है। और हाँ ठीक है, यही 4 पॉइंट था, इसी को पढ़ना था। अब हम लोगों का यहाँ से चैप्टर हो जाता है खत्म। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा लास्ट टॉपिक था। जिस किसी को भी अगर प्रॉब्लम है तो हमसे व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू हमसे समझ सकते हैं। थैंक यू।